नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 17 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टिपिकल टिकट साइज ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स? ऑप्शंस आर A लार्ज, B स्मॉल, C वेरिएबल, D अनलिमिटेड। इसका मतलब है कि एक आम निवेशक आम तौर पर मार्केट में कितना पैसा लगाता है, उसका साइज क्या होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी स्मॉल। अच्छा, स्मॉल क्यों, लार्ज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, रिटेल या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आमतौर पर अपनी बचत का एक छोटा हिस्सा लगाते हैं, जैसे SIPs वगैरह में, तो उनका टिकट साइज नेचुरली स्मॉल ही होता है। राइट। और बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जो लार्ज है वो तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जैसे बैंक्स या बड़ी कंपनीज। ऑप्शन डी अनलिमिटेड प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और वेरिएबल एक जनरल टर्म है जो यहाँ फिट नहीं होता। एग्जाम में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सुनते ही स्मॉल टिक करना है। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल समझ आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ डज सेबी डिफाइन अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स? ऑप्शंस आर A बेस्ड ऑन एज, B बेस्ड ऑन एजुकेशन, C बेस्ड ऑन लोकेशन, D बेस्ड ऑन नेटवर्थ, इनकम और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसका सीधा मतलब है कि सेबी किस बेसिस पर किसी को अक्रेडिटेड इन्वेस्टर मानता है। तो सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी नेटवर्थ, इनकम और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ओ, तो एजुकेशन या एज से कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। और स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है एक्रेडिटेड वर्ड का मतलब एजुकेशन या डिग्री से है, पर मार्केट में एक्रेडिटेड होने का मतलब सिर्फ पैसे से है। सही बात है। हाँ, ऑप्शन ए एज गलत है क्योंकि उम्र से रिस्क कैपेसिटी तय नहीं होती। ऑप्शन बी एजुकेशन गलत है क्योंकि पढ़े लिखे होने का मतलब अमीर होना नहीं है। और ऑप्शन सी लोकेशन का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ही क्राइटेरिया है। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग, एकदम क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैंडेटरी मैकेनिज्म फॉर पब्लिक इशू पेमेंट सिंस Jan 1, 2016? ऑप्शंस A डिमांड ड्राफ्ट, B चेक, C ASBA, D कैश। हिंदी में समझें तो IPO या पब्लिक इशू में पैसे लगाने का कौन सा तरीका 2016 से मैंडेटरी हो गया है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी ASBA। ASBA का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अच्छा, तो बाकी तरीके पुराने हो गए। एग्जैक्टली। ऑप्शन ए डिमांड ड्राफ्ट और ऑप्शन बी चेक अब वैलिड नहीं है। इनमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो स्टूडेंट्स, मेरा मतलब है इन्वेस्टर्स, उनका पैसा महीनों तक रिफंड के लिए फंसा रहता था। वही तो, बड़ा स्ट्रेस होता था। बिल्कुल। ASBA में पैसा आपके अकाउंट में ही सेफली ब्लॉक रहता है, कटता नहीं है। और ऑप्शन डी कैश तो पब्लिक इश्यूज में वैसे भी स्ट्रिक्टली मना है फ्रॉड रोकने के लिए। क्लियर है ना? समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, which is the mandatory document for investing in financial products? Options A passport, B driving license, C PAN, D voter ID। इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी है? तो इसका आंसर तो सिंपल लग रहा है। हाँ, सही आंसर है ऑप्शन C PAN, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। पर पासपोर्ट भी तो उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ना? प्रूफ जरूर है, पर ऑप्शन A, B और D यानी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID, ये सिर्फ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ है। फाइनेंशियल ट्रैकिंग का इनका कोई रोल नहीं है। ओह राइट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके ट्रांजैक्शंस ट्रैक करने होते हैं और वो सिर्फ पैन के थ्रू हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैन ही मैंडेटरी है। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन जॉइंट होल्डिंग्स विथ whom डज द म्यूचुअल फंड कंपनी कॉरेस्पॉन्ड? ऑप्शंस A ऑल होल्डर्स, B द फर्स्ट होल्डर, C एनी होल्डर, D द सेकंड होल्डर। इसका मतलब है अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर अकाउंट खोलते हैं तो कंपनी किससे बातचीत या कम्युनिकेशन करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी द फर्स्ट होल्डर। सिर्फ फर्स्ट होल्डर से क्यों, बाकियों से क्यों नहीं? क्योंकि ऑपरेशंस को सिंपल रखना होता है। अगर कंपनी ऑप्शन ए के हिसाब से सभी होल्डर्स को लेटर्स या ईमेल्स भेजने लगी तो कॉस्ट और कंफ्यूजन दोनों बढ़ जाएंगे। हाँ, वो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा। सही कहा। और ऑप्शन सी एनी होल्डर या ऑप्शन डी द सेकंड होल्डर लीगली मेंटेन करना केओटिक हो जाएगा। इसलिए सारा कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस सिर्फ पहले होल्डर के नाम पर होता है। सही। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल लॉजिकल है। Question number 6. What compliance process is required under the Prevention of Money Laundering Act 2002? Options A. Address verification only, B. KYC, C. Bank statement submission, D. PAN submission only. यानी मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए
कौन सा प्रोसेस पूरा करना पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, KYC, यानी नो योर कस्टमर। तो सिर्फ पैन देना काफी नहीं होता क्या? नहीं, यही तो कैच है। ऑप्शन डी में पैन लिखा है, पर सिर्फ पैन देना अधूरा प्रोसेस है। PMLA के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा। ऑप्शन ए सिर्फ एड्रेस देखता है और ऑप्शन सी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट। पर KYC एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसमें आइडेंटिटी, एड्रेस और फाइनेंशियल स्टेटस सब एक साथ वेरीफाई होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए ये पूरा पैकेज मैंडेटरी है। क्लियर है ना? समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच एंटिटी इश्यूज द पैन कार्ड? ऑप्शंस ए सेबी, बी RBI, सी इनकम टैक्स अथॉरिटीज, डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब है पैन कार्ड आखिर बनाता और जारी कौन करता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते होंगे, है ना? बहुत ज्यादा। एग्जाम में जैसे ही वर्ड्स आते हैं स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट, कैंडिडेट्स ऑप्शन ए सेबी या ऑप्शन बी RBI पर टिक कराते हैं। हाँ, नेचुरली वही दिमाग में आता है। लेकिन पैन का बेसिक पर्पस टैक्स ट्रैक करना है, इसलिए इसे सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं है। क्लियर है ना? एकदम सही टिप है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हाट इज द कैश लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर इन्वेस्टर पर म्यूचुअल फंड पर फाइनेंशियल ईयर? ऑप्शंस ए Rs 10,000, बी Rs 20,000, सी Rs 50,000, डी Rs 1 लाख रुपीज। मतलब निवेशक नकद या कैश में एक साल में कितना पैसा जमा कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 50,000 रुपीज। सिर्फ 50,000? ज्यादा क्यों नहीं? देखो, सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक के डिजिटल चैनल से आए ताकि ब्लैक मनी ना हो, पर छोटे इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी छूट दी गई है। राइट, जिनके पास बैंक एक्सेस ना हो। बिल्कुल। और इसे याद रखने का एक मेमोरी ट्रिक बता दूं, 50,000 से ऊपर कैश जमा करने पर बैंक में पैन मैंडेटरी हो जाता है ना, वही लॉजिक यहाँ म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई होता है। इसलिए बाकी सारे ऑप्शंस ए, बी और डी गलत हैं। क्लियर है ना? वाह, ये ट्रिक अच्छी है। चलिए, क्वेश्चन 9, व्हाट इज द फेट ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड फिजिकल सिक्योरिटीज? ऑप्शंस ए रिटर्न टू द इन्वेस्टर, बी केप्ट इन अ बैंक वॉल्ट, सी डिस्ट्रॉयड बाय द RNT एजेंट, डी सेंट टू सेबी। यानी जब फिजिकल कागज वाले शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाता है तो उन पुराने कागजों का क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द RNT एजेंट। उन्हें डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं? वापस क्यों नहीं करते? सोचो, अगर ऑप्शन ए के हिसाब से इन्वेस्टर को वापस दे दिया तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो ट्रेड कर ही रहा है, पर कल को वो उस फिजिकल सर्टिफिकेट को किसी और बैंक में दिखाकर फ्रॉड कर सकता है। ओ माय गॉड, डबल काउंटिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली। और ऑप्शन बी या डी के हिसाब से उन्हें बैंक या सेबी में संभाल कर रखना बहुत महंगा और बेकार काम है, इसलिए उन्हें श्रेड करके परमानेंटली खत्म कर दिया जाता है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर। अब पार्ट 1 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 10, हु इज एलिजिबल टू ओपन अ PINS अकाउंट? ऑप्शंस ए रेजिडेंट इंडियंस, बी फॉरेन नेशनल्स, सी ओनली NRIs एंड PIOs, डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये PINS अकाउंट कौन खोल सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओनली NRIs एंड PIOs। PINS का फुल फॉर्म क्या था? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट NRI स्कीम। अब नाम में ही NRI आ गया तो बाकी ऑप्शंस नेचुरली एलिमिनेट हो जाते हैं। सही कहा। हाँ, ऑप्शन ए रेजिडेंट इंडियंस के लिए नॉर्मल डीमेट होता है। ऑप्शन बी रैंडमली किसी फॉरेन नेशनल के लिए अलाउड नहीं है, उनका इंडियन ओरिजिन होना जरूरी है, इसलिए सिर्फ NRI और PIO ही सही जवाब है। क्लियर है ना? वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है, प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11, व्हाट हैपेंस टू अ माइनर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट व्हेन दे टर्न मेजर? ऑप्शंस ए कंटिन्यूज एज इज, बी गार्डियन मेंटेन्स कंट्रोल, सी financial transactions are disallowed until KYC change is completed, D account is closed permanently। इसका मतलब है जब एक बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके अकाउंट का क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर डिसअलाउड अंटिल KYC चेंज इज कंप्लीटेड। तो गार्डियन का कंट्रोल ऑटोमेटिकली चला जाता है? एकदम। जैसे ही बच्चा 18 का होता है, ऑप्शन बी गलत हो जाता है क्योंकि गार्डियन की लीगल वैलिडिटी वही खत्म हो जाती है ना। अच्छा। और ऑप्शन ए भी गलत है, अकाउंट वैसे का वैसा कंटिन्यू नहीं कर सकता, पर अकाउंट बंद भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। बस टेम्परेरीली लेन देन रोक दिया जाता है जब तक नया मेजर वाला KYC अपडेट ना हो जाए। क्लियर है ना? समझ आ गया। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेजिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स फॉर अ लोन कॉल्ड? ऑप्शंस ए असाइनमेंट, बी ट्रांसमिशन, सी मार्किंग अ लीन, डी नॉमिनेशन। हिंदी में
म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रखकर लोन लेने के टेक्निकल नाम को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्किंग अ लीन। ये बाकी टर्म्स का क्या मतलब है फिर? देखो, फाइनेंस में टर्म्स का एग्जैक्ट यूज बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए, असाइनमेंट का मतलब होता है ओनरशिप परमानेंटली किसी और को दे देना। ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन डेथ के केस में होता है। राइट। और ऑप्शन डी, नॉमिनेशन, तो वारिस तय करना है। पर जब आप प्रॉपर्टी अपने ही नाम रखते हो पर टेम्पररी अधिकार बैंक को देते हो, उसे लियन मार्क करना कहते हैं। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। अपॉन द डेथ ऑफ अ सोल इन्वेस्टर विद अ रजिस्टर्ड नॉमिनी, टू whom are the assets transmitted? Options: A, legal heirs, B, state government, C, the nominee, D, charity. मतलब अगर अकेले निवेशक की मौत हो जाए और नॉमिनी बनाया हुआ हो तो पैसा किसे मिलेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, द नॉमिनी। पर लीगल हेयर्स को क्यों नहीं? उनका तो कानूनी हक होता है। यहाँ स्टूडेंट्स और रियल लाइफ में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी या बैंक का काम कोर्ट वाला नहीं है। अगर रिकॉर्ड्स में नॉमिनी है तो कंपनी सीधा नॉमिनी को पैसा देगी। अच्छा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं खत्म। एग्जैक्टली। ऑप्शन ए, लीगल एयर्स के डिस्प्यूट कंपनी नहीं सुलझाती। ऑप्शन बी और डी का तो यहाँ कोई रेलेवेंस ही नहीं। एएमसी के ऑपरेशन साइड से नॉमिनी ही आखिरी जवाब है। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये। क्वेश्चन 14. What is the mandatory proof of death required for transmission? Options: A, succession certificate, B, probate of will, C, letter of administration, D, death certificate. इसका मतलब ट्रांसमिशन शुरू करने के लिए मौत का सबसे जरूरी सबूत कौन सा चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, डेथ सर्टिफिकेट। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए होते हैं? देखो, बाकी तीनों ऑप्शन, सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट ऑफ विल वगैरह, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो तब चाहिए होते हैं जब डिस्प्यूट हो या नॉमिनी ना हो। राइट। लेकिन उन सब प्रोसेस की शुरुआत भी तभी होती है जब पहले नगर निगम से इशू किया हुआ बेसिक डेथ सर्टिफिकेट पेश हो। ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, इसके बिना कुछ स्टार्ट नहीं होता। क्लियर है ना? समझ गई। अब क्वेश्चन 15 बहुत इंटरेस्टिंग है। What are the new nomination rules effective March 1, 2025 for joint accounts if one holder dies? Options: A, sent to nominee, B, frozen permanently, C, assets are transmitted to the surviving holders, D, refunded. मतलब joint account में एक की डेथ होने पर अब नए रूल के हिसाब से क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, एसेट्स आर ट्रांसमिटेड टू दी सर्वाइविंग होल्डर्स। ये रूल ध्यान से सुनना सब लोग। इसमें इतना नया क्या है? पहले लोग पूछते थे कि नॉमिनी को मिलेगा या पार्टनर को। अब नए रूल ने स्ट्रिक्टली क्लियर कर दिया है कि ऑप्शन ए, सेंट टू नॉमिनी, गलत है। अगर जॉइंट अकाउंट में एक होल्डर जिंदा है तो उसी सर्वाइविंग होल्डर को पूरा कंट्रोल मिलेगा। ओह वाओ, तो नॉमिनी की पावर खत्म। जॉइंट होल्डर्स के रहते हुए। हाँ, नॉमिनी को सिर्फ तब मिलेगा जब दोनों जॉइंट होल्डर्स नहीं रहेंगे। बाकी ऑप्शंस बी और डी तो नेचुरली गलत है। क्लियर है ना? बड़ा गेम चेंजर रूल है ये तो। क्वेश्चन 16. Can a power of attorney holder make nominations on behalf of the investor? Options: A, always, B, only with bank's permission, C, no, never, D, only for family members. मतलब क्या मेरा POA एजेंट मेरे अकाउंट में मेरा नॉमिनी तय कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नो, नेवर। ऐसा क्यों? वो तो एजेंट है, सारे काम कर ही रहा है। रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन करना अलग बात है, पर नॉमिनेशन एक बहुत ही पर्सनल राइट है। अच्छा। आप अपने मरने के बाद अपना पैसा किसे देना चाहते हो, ये कोई एजेंट डिसाइड नहीं कर सकता। कानून किसी पीओए को ये पावर नहीं देता। इसलिए बाकी सारे ऑप्शंस ए, बी और डी कंप्लीटली इनवैलिड हैं। क्लियर है ना? ये काफी जरूरी डिस्टिंक्शन था। क्वेश्चन 17 देखते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डीमटेरियलाइजेशन? ऑप्शंस: ए, सेलिंग फिजिकल शेयर्स, बी, कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सी, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल, डी, बाइंग न्यू शेयर्स। यानी डीमटेरियलाइजेशन शब्द का आखिर सही अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल करने को क्या कहते हैं? उसे रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी है। ओह राइट। तो ऑप्शन सी यहां गलत हो गया और ऑप्शन ए या डी तो बस ट्रेडिंग है, शेयर्स खरीदना या बेचना। डीमैट का सीधा रिलेशन कागज से डिजिटल फॉर्म में शिफ्ट होने से है। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। क्वेश्चन 18. What is the scope of a general power of attorney? Options: A, limited to one specific transaction, B, extensive powers to handle affairs, C, only for bank accounts, D, only for real estate. यानी जनरल पोए एक एजेंट को कितने अधिकार देती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सटेंसिव पावर्स टू हैंडल अफेयर्स। तो ऑप्शन ए किसके लिए होता है? ऑप्शन ए जो लिमिटेड ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है वो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी होती है। अच्छा, स्पेसिफिक वाला अलग होता है। हाँ, और नाम में ही जनरल है। मतलब वो ऑप्शन सी और डी की तरह सिर्फ बैंक या रियल एस्टेट तक लिमिटेड नहीं रहता। वो एक एक्सटेंसिव ब्रॉड पावर देता है एजेंट को ऑलमोस्ट सब कुछ हैंडल करने के लिए। क्लियर है ना? समझ आ गया। क्वेश्चन 19.
What must happen to a resident Indian savings account when they become an NRI? Options: A. Closed immediately. B. Continues as is. C. Designated as an NRO account. D. Transferred to SEBI. मतलब अगर कोई इंडियन NRI बन जाए तो उसके पुराने सेविंग्स अकाउंट का क्या करना पड़ता है लीगली? सही आंसर है ऑप्शन सी। इट मस्ट बी डेजिग्नेटेड एज एन एनआरओ अकाउंट। तो क्या अकाउंट बंद करने की जरूरत नहीं होती? नहीं, ऑप्शन ए की तरह तुरंत क्लोज नहीं करना पड़ता, पर ऑप्शन बी की तरह वो एक नॉर्मल रेजिडेंट अकाउंट बनकर भी नहीं रह सकता। क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? फेमा कानून अलाउ नहीं करता। उस अकाउंट का टैग चेंज करना पड़ता है, जिससे एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट कहते हैं। और ऑप्शन डी का तो यहाँ कोई तुक ही नहीं बनता। क्लियर है ना? बिल्कुल सही। चलिए अब आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन 20. What is the main purpose of risk profiling done by investment advisors? Options: A. To charge higher fees. B. To open a demat account. C. To determine the investor's ability to take risk for product suitability. D. To check PAN validity. इसका मतलब रिस्क प्रोफाइलिंग का आखिर असल मकसद क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टू डिटरमिन द इन्वेस्टर्स एबिलिटी टू टेक रिस्क फॉर प्रोडक्ट सूटेबिलिटी। सही प्रोडक्ट चुनना ही तो असली काम है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स को लगता है एडवाइजर फीस लेने के लिए ऑप्शन ए जैसा कोई नाटक कर रहा है, हाँ, जनरल परसेप्शन तो यही है। पर ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी, डीमैट खुलने के लिए रिस्क चेक नहीं करना होता, और ऑप्शन डी, पैन चेक करना अलग सिस्टम का काम है। असली मकसद ये तय करना है कि इन्वेस्टर कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकता है ताकि उसे गलत जगह पैसा लगाने से रोका जा सके। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। ये तो सारे 20 क्वेश्चंस थे। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।